Hi my dear student, welcome to Mastermind Physics classes 1848 by your loving teacher Mr. S.K. Sinha. इन द लास्ट सेशन माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने कुछ न्यूटन फर्स्ट लॉ पर इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था और उसी कॉन्सेप्ट्स पर हम लोग कुछ और प्रॉब्लम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट्स को पहले रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद मैं प्रॉब्लम को स्टार्ट करूँगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे कि अगर कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में, इफ एनी बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मान लेते हैं कि ये बॉडी अगर हमारा इक्विलिब्रियम में है, दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक F1 का फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में एक F2 का फोर्स लग रहा है। F2 का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में अगर एक फोर्स F3 का लग रहा है और इस डायरेक्शन में एक फोर्स F4 का एक फोर्स लग रहा है। तो मैंने ये बतलाया था कि नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी शुड बी जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स ऑफ दिस बॉडी शुड बी क्या होना चाहिए? वो जीरो होना चाहिए। और यहीं पर अगर मैंने कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए बतलाया था तो हम लोग सिग्मा F को लिख सकते हैं सिग्मा Fx। अगर बॉडी हमारा प्लेन में है तो हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा Fx इक्वल टू जीरो और यहाँ पर ये बताया था सिग्मा Fy इक्वल टू जीरो, यानी नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस शुड बी जीरो और नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस शुड बी जीरो। और यहीं पर बताया था नेट फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस, अगर हमारा बॉडी हमारा अगर स्पेस में मूव कर रहा है तो नेट फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस शुड बी जीरो। एक्स और वाई, अगर हमारा बॉडी प्लेन में है तब हम लोग एक्स और वाई के बारे में कंसीडर करेंगे। अगर हमारा बॉडी स्पेस में है तब हम लोग एक्स, वाई और जेड तीनों कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और नेट फोर्स तीनों डायरेक्शन में हम लोग जीरो दिखलाएंगे। एक तो मैंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये डिस्कस किया था और दूसरा जो कॉन्सेप्ट मैंने बेटा बताया था कि अगर लामीज थ्योरम जिसका मैंने लामीज थ्योरम नाम दिया था, लामीज थ्योरम मैंने ही नाम नहीं दिया था, वो लामीज के द्वारा ही दिया गया था कि कहता है कि कोई भी बॉडी अगर किसी भी बॉडी पर तीन कोप्लेनार कॉन्कुरेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, सपोज दैट यहाँ पर F1 एक्ट हो रहा है और यहाँ पर अगर F2 एक्ट हो रहा है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर F3 एक्ट हो रहा है और इस दोनों के बीच का एंगल अल्फा है और यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर बेटा गामा है। तो हम लोग बाय लामीज थ्योरम लिख सकते हैं F1 बाई क्या लिख सकते हैं? F1 लिखेंगे और प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, F1 बाई साइन बीटा लिखेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ से बेटा F1 बाई साइन बीटा लिखेंगे। फिर यहाँ से बताया था कि F2 के अपोजिट वाला तो F2 बाई साइन, F2 के अपोजिट साइन गामा है तो साइन गामा लिखेंगे एन इक्वल टू F3 और F3 के अपोजिट साइन अल्फा लिखेंगे। और इसी दोनों कॉन्सेप्ट को लेके मैंने सारे के सारे प्रॉब्लम जो है लास्ट सेशन में डिस्कस किया था और इस सेशन में हम कुछ और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम जो हम लोग लेने जा रहे हैं कि एक हमारे पास एक स्फीयर है, स्मूथ स्फीयर है जो किसी भी स्ट्रिंग से, लाइट स्ट्रिंग से हैंग कर रहा है वॉल से और उसकी रेडियस r है। उसकी रेडियस बेटा क्या है? उसकी रेडियस अगर r है, हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर दिखा रहे हैं एज शोन इन द फिगर, बेटा हम दिखा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वॉल है बेटा, यहाँ पर अगर एक वॉल मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर एक वॉल है, इस तरह से मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर एक वॉल दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक वॉल इस तरह से, यहाँ पर एक वॉल दिखा देता हूँ इस तरह से, यहाँ पर एक वॉल यहाँ पर दिखा देता हूँ और यहाँ पर इस तरह से एक वॉल को दिखा रहा हूँ बेटा और इस वॉल को यहाँ से दिखा रहा हूँ और ये इस तरह से यहाँ पर वॉल को दिखा रहा हूँ बेटा कि ये एक वॉल है, रिजिड वॉल है और रिजिड वॉल के साथ एक हमारा स्मूथ स्फीयर हैंग कर रहा है जिसकी रेडियस स्मॉल r है, जिसकी रेडियस बेटा स्मॉल r है और बाय ए लाइट स्ट्रिंग हुज लेंथ इज 2r, बाय ए लाइट स्ट्रिंग हुज लेंथ इज 2r, हुज लेंथ इज आल्सो r, हुज लेंथ इज आल्सो r। यहाँ पर उसके सरफेस से चूंकि अटैच है तो ये लेंथ हमारा r हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मतलब O पॉइंट से हैंग कर रहा है, O पॉइंट से हैंग कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r हो जाएगा बेटा। तो ये डिस्टेंस को हम लोग कह सकते हैं, दिस डिस्टेंस शुड बी, ये डिस्टेंस हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस देखो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक r हो जाता है, देख सकते हो कि बेटा यहाँ से यहाँ तक r हो जा रहा है, ये डिस्टेंस हमारा r हो जा रहा है और ये भी डिस्टेंस हमारा r हो जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जा रहा है, 2r हो जा रहा है। तो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑल्सो r, बट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द सेंटर, अगर की हम लोग बात करें सरफेस से अगर आर हो जाता है, क्योंकि सरफेस से ही अटैच रहेगा, ये हमारा सॉलिड स्मूथ स्फीयर है और जिसकी रेडियस आर है और वो मेकिंग एन एंगल थीटा, वो जो है रेडियस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, यानी अगर हम लोग इस पॉइंट को बेटा कहें, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, इस पॉइंट को अगर ए कहता हूँ और इस पॉइंट को अगर मैं बी कह रहा हूँ, बी जहाँ से वो अटैच्ड है और इस पॉइंट को सेंटर ओ कह रहा हूँ, तो हम लोग कह रहे हैं ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाता है, आर और आर। आर इसकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाती है, आर इसकी रेडियस हो जाती है, तो आर और आर कितना हो जाएगा बेटा, 2r हो जाएगा। और 2r तो r बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बेटा लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर कितना लिख सकते हैं, दैट इज 2r। और r क्या है बेटा, r इज द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, r इज द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग है, r इज रेडियस ऑफ स्ट्रिंग है, r इज रेडियस ऑफ स्ट्रिंग है, r हमारा रेडियस ऑफ स्ट्रिंग है, r हमारा यहाँ पर रेडियस ऑफ स्ट्रिंग है। तब हम लोग को इसमें निकालना क्या है, अब हम लोग को बेटा निकालना है कि जो कितना टेंशन डेवलप होगा, चूंकि ये हमारा जो स्मूथ स्फीयर है, हैंग कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, तो इसमें कितना टेंशन डेवलप होगा। तो मान लेते हैं कि बेटा यहाँ पर टेंशन टी, इसके वेट के कारण यहाँ पर टेंशन टी डेवलप होगा, तो ये टेंशन की वैल्यू निकालना है कि कितनी टेंशन डेवलप करेगी। और दूसरा है कि कितना जो है कि हाउ मच फोर्स एग्जर्टेड बाय द वॉल ऑन द स्फीयर, और कहेंगे कि हाउ मच फोर्स एग्जर्टेड बाय द वॉल ऑन द स्फीयर। हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है तो वहाँ पर क्या लगता है, एक नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्सेस लगता है, दैट इज ऑलवेज, उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर एक नॉर्मल का फोर्स लगेगा, तो हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू निकालना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, ये दोनों हम लोगों को निकालना है, t और n की वैल्यू निकालनी है, t और n का वैल्यू हम लोगों को निकालना है इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में बेटा देख सकते हो, तो सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल लेंगे OAB, थीटा की वैल्यू निकाल लें, OAB, तो थीटा की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पर हम लोग लामीज थ्योरम का यूज करेंगे बेटा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर निकालना है तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल OAB में आप देखो तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें, इन ट्रायंगल हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल OAB में, तो हम लोग कॉस थीटा देखो बेटा OAB में, तो कॉस थीटा हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू देखो, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा OB हो गया, हाइपोटेनस हमारा OA हो गया। बेस देख सकते हो कि बेस हमारा OB हो गया और हाइपोटेनस हमारा OA हो गया। चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है बेटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, r/2r हो जाएगा, और यहाँ से r कट जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। जब कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाता है तो विच मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाती है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाती है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाती है। जब थीटा की वैल्यू निकल गया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम को बेटा सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सिंपली जो है बेटा इस स्मूथ स्फीयर को एक सेपरेट डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम जिसको कहो, तो हम लोग यहाँ पर एक सेपरेट यहाँ स्फीयर को एक पॉइंट के रूप में दिखा रहे हैं, स्फीयर को एक पॉइंट के रूप में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि ये स्फीयर का एक पॉइंट वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक बेटा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आप देख सकते हो कि लग रहा है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और यहाँ पर बेटा टेंशन का फोर्स ये लग रहा है, तो टेंशन का फोर्स ये देखो, ये टेंशन का फोर्स इस डायरेक्शन में लिखा दिया, ये सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग है, ये सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग O है, O पर हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स से सीधा लगेगा, और यहीं पर इसका वेट लगेगा mg,
यहीं पर इसका वेट लगेगा mg, और mg को करें वेट ऑफ द स्फीयर, हमारा w दिया हुआ है, वेट ऑफ द स्फीयर अगर w दिया हुआ है तो हम लोग w ले सकते हैं। अगर w इज़ द वेट ऑफ द स्फीयर, w क्या है बेटा, w इज़ द वेट ऑफ द स्फीयर है, w क्या है, वेट ऑफ स्फीयर, वेट ऑफ स्फीयर है, वेट ऑफ स्फीयर गिवन है, ये प्रॉब्लम में वेट ऑफ स्फीयर गिवन है। अब तुम देख सकते हो बेटा, अब थीटा हमारा कितना है, अब ये एंगल देखो थीटा, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया बेटा, तो टोटल एंगल कितना हो गया, ये जो टोटल एंगल हो गया 150 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया बेटा, और ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 120 डिग्री। अब 120 डिग्री हो गया। अब यहाँ से लामीज थ्योरम, इस पॉइंट पर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स, एक टेंशन फोर्स, एक डब्ल्यू का फोर्स डाउनवर्ड फोर्स। इसी तीनों फोर्स के कारण, 3 कोप्लेनार फोर्सेस के कारण हमारा जो है ये स्फीयर क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में तब यहाँ से टी और हम लोग को एन की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू। तो हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम का यूज करके हम लोग बहुत आसानी से बेटा यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है, तो टी लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ से, टी के अपोजिट वाला एंगल साइन 90 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे टी, यहाँ से बेटा लिख सकते हो टी, और यहाँ लिख सकते हो साइन 90 डिग्री इक्वल टू, अब देखो एन बराबर क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 60, देख सकते हो बेटा ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 हो जाएगा, 90 और 60 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो हम लोग देख सकते हो एन, और ये लिख सकते हो साइन 90 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हो। और दूसरा अगर W की बात करो तो W के अपोजिट वाला एंगल है 120 डिग्री, तो अब यहाँ से लिख सकते हो W इक्वल टू साइन 120 डिग्री। अब इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। साइन 90 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 होती है, तो हम लोग इसको और इसको यूज करते हैं, तो 1 और 2 को यूज करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं t, और साइन 90 का वैल्यू 1 लिख देते हैं, और n, और साइन 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा बेटा, cos 60, और cos 60 का वैल्यू हो जाएगा cos 60। यहाँ से 1 और 3 का यूज किया जाए तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा बेटा। t और w बाई लिख सकते हैं w, और साइन कितना 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री का कितना लिख सकते हैं 90 प्लस 30 बेटा, साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30। तो यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हो, देख सकते हो आप, यहाँ से हो जाएगा आपको t, और यहाँ से w, और यहाँ से साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री, और यहाँ से t की वैल्यू अगर बात करें तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3, तो 2w/√3 हो जाएगा, टेंशन का न्यूटन हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू हम लोगों को निकल गया बेटा। तो एक तो यही हम लोग को टेंशन का वैल्यू निकालना था, तो टेंशन का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है बेटा। तो एन का वैल्यू निकालना है तो हम लोग 2 और 3 से निकाल सकते हैं, 2 और 3 से बेटा निकाल सकते हैं एन की वैल्यू, हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 और 3 से आप देख सकते हो कि हम लोग आसानी से यहाँ से 2 और 3 से यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारा 2 और 3 से हम लोग यहाँ से या t और w से भी निकाल सकते हैं। n की वैल्यू निकालनी तो n 2 और 3 से निकालेंगे, तो n का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा, तो n और साइन 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस 60 हमारा हो जाता है cos 60, तो ये बेटा हो जाता है cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा w, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 30 यानी cos 30 डिग्री हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा w, और यहाँ से आ जाएगा cos 60, देख सकते हो cos 60 और बाई cos 30 डिग्री आ जाएगा बेटा, देख सकते हो। यहाँ से n को मैंने रहने दिया, n को यहाँ पर रहने दिया, cos 60 को इधर ले गए, तो cos 60 यहाँ आ गया, cos 30 आ गया। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा w, और आप देख सकते हो कि अगर
W की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि W और cos 60 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और cos 30 का यानी √3 इंटू 2, 2 कट गया बेटा, तो ये आ जाएगा W/√3 न्यूटन, W/√3 न्यूटन। तो W/√3 न्यूटन इसका नॉर्मल रिएक्शंस का वैल्यू आ गया, नॉर्मल रिएक्शंस का बेटा वैल्यू आ गया। तो ये बहुत प्रॉब्लम देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने इसको लामीज थ्योरम के हेल्प से बहुत ही आसानी ढंग से इसको सॉल्व किया बेटा। चले हम दूसरे नंबर पर प्रॉब्लम पर आते हैं। दूसरा नंबर जो प्रॉब्लम है बेटा वो लेने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं एक सिस्टम दिया हुआ है, जो सिस्टम जो हमारे 2 ब्लॉक से अटैच है विद द मासलेस स्ट्रिंग, विद द मासलेस स्ट्रिंग। इस तरह से बेटा प्रॉब्लम दिया हुआ है कि हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर एक मासलेस स्ट्रिंग, यहाँ पर एक मास m1 और दूसरा एक मासलेस स्ट्रिंग और यहाँ पर एक मास m2 दिया हुआ है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि टेंशन T1 डेवलप हो रहा है और यहाँ पर टेंशन T2 डेवलप हो रहा है। तो हम लोग को T2 फाइंड द वैल्यू ऑफ T2/T1, हम लोग को क्या निकालना है, T2/T1 की वैल्यू निकालना है। T2/T1 इक्वल टू वाट, T2/T1 इक्वल टू वाट। सो दैट द इंटायर सिस्टम शुड बी, ये जो इंटायर सिस्टम है ये क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इंटायर सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर m1 लिखते हैं। फॉर m1 बेटा, फॉर m1 अगर हम लोग लिखें तो m1 पर आप देख सकते हो, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो m1 यहाँ दिखा सकते हैं, पॉइंट के रूप में भी दिखा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर T1 और यहाँ पर बेटा देखो, क्योंकि टेंशन फोर्सेस ऑलवेज क्या लगता है, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। टेंशन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। और सेम स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन क्या होता है, सेम स्ट्रिंग में जो मासलेस स्ट्रिंग होगा वहाँ पर टेंशन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा और टेंशन एवरीवेयर विल बी सेम। तो यहाँ पर जो है टेंशन T होगा तो यहाँ पर भी टेंशन क्या होगा, T2 हो जाएगा। यहाँ पर T2 लग जाएगा बेटा, और इसके वेट के कारण यहाँ पर क्या लग जाएगा, M1G लग जाएगा, M1G लग जाएगा। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, y डायरेक्शन में, यानी इस प्रॉब्लम का यूज करें, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, तो विच मीन्स टोटल y डायरेक्शन में हम लोग फोर्स क्या दिखा सकते हैं, टोटल y डायरेक्शन में अगर फोर्स की बात करें बेटा, तो टोटल y डायरेक्शन में आप फोर्स देखो, T1 ऊपर की ओर लग रहा है, T1 ऊपर की ओर लग रहा है और T2 क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। T2 नीचे की ओर, M1G भी नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं T1 माइनस T2, यहाँ पर T2 दिखा देते हैं बेटा, T1 माइनस T2 माइनस M2G इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हैं, T1 बराबर T2 प्लस M2G। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं बेटा। दिस इज द हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अगर दूसरा नंबर ऑफ प्रॉब्लम देखें, दूसरे बॉडी को देखें, अब हम लोग फॉर M2 लिख रहे हैं, फॉर M2 लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पर M2, तो M2 इस बॉडी के लिए लिख रहे हैं, M2 के लिए। तो M2 पर आप देख सकते हो कि बेटा M2 पर एक केवल टेंशन का फोर्स यहाँ पर T2 लग रहा है, दैट इज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट, क्योंकि इसके वेट के कारण ये नीचे की ओर वेट लगेगा, तो टेंशन रोप में जो है टेंशन एक ऊपर की ओर लगेगी, तो ये T2, और यहाँ पर एक जो वेट लगेगा ये M2G लगेगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या लिख सकते हो बेटा, टोटल y डायरेक्शन में अगर, तो T2 माइनस M2G इक्वल टू 0 लिख सकते हो, और यहाँ से लिख सकते हो T2 बराबर M2G। T2 बराबर क्या लिख सकते हो बेटा, T2 बराबर M2G, T2 बराबर M2G आप लिख सकते हो, T2 बराबर यहाँ पर M2G लिख सकते हो। और अच्छे से ढंग से मैं लिख दूँ तो यहाँ से लिख सकते हो अब बेटा, फॉर M2 यहाँ से लिख दें फॉर M2, तो M2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, T2 इक्वल टू M2G। तो T2 इक्वल टू M2G, ये सेकंड नंबर इक्वेशन आपको कह दो। अब हम लोग क्या करते हैं कि T2 का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, तो जो T1 की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, T2 की वैल्यू M2G डाल देंगे, तो M2 कितना हो जाएगा, तो T1 आ जाएगा M2G प्लस M2G 2M2G, तो ये आ जाएगा 2M2G। और T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू ये M2G है बेटा, T2 बराबर यहाँ पर M1G हुआ, सॉरी
यहाँ पर m1g लेना होगा। चूंकि इक्वेशन अगर m1 के लिए लिख रहे हैं तो m1 पर एक जो वेट लगेगा वो m1g ही लगेगा ना, तो यहाँ पर m1g लिखेंगे तो यहाँ पर m2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं T2 बराबर m2g और प्लस m1g हो सकता है, और यहाँ से T1 बराबर क्या हो जाएगा, g कॉमन ले लेते हैं बेटा, g कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब T1 का वैल्यू ये आ गया। अब T1 का वैल्यू जब बेटा ये आ गया तो T2 का वैल्यू कितना है m2g, तो T2 बाई T1 हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। T2 बाई T1 हम लोग निकाल सकते हैं। T2 बाई T1 इक्वल टू m2g डिवाइडेड m1 प्लस m2 इंटू जी, और यहाँ से जी काट देंगे तो T2 बाई T1 कितना आ जाएगा बेटा, T2 बाई T1 आप देख सकते हो कि T2 बाई T1 जो हमारा आ रहा है m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए हम लोग बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं बेटा। अब हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बेटा दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर देखिए किस तरह से एक प्रॉब्लम, यहाँ पर एक डायग्राम आपको गिवन है। ये डायग्राम इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट के थ्रू यहाँ पर एक मासलेस पुली है बेटा, और यहाँ पर फिर एक मासलेस पुली, और यहाँ पर एक रोप है, मासलेस रोप या मासलेस स्ट्रिंग, और यहाँ से फिर ये मासलेस स्ट्रिंग बेटा ये यहाँ से ये चला गया है, और ये यहाँ से इस तरह से हम लोग खींच ले रहे हैं, इसको इस तरह से खींच ले रहे हैं, और यहाँ पर एक और मासलेस पुली को दिखला रहे हैं यहाँ पर, और एक मासलेस पुली को दिखला रहे हैं, और इस पुली से, इस पुली का नाम मैं P1 दे रहा हूँ, और बेटा इस पुली का नाम P2 दे रहा हूँ, और इस पुली से एक वेट जो है हैंग कर रहा है, इस पुली से एक वेट बेटा हैंग कर रहा है, जिसका वेट हम लोग कह रहे हैं कि 18 kg है। जिसका वेट कितना है, 18 kg है। तो कह रहा है कि इस फ्री एंड ऑफ द रोप पर कितना बड़ा फोर्स लगाया जाए इस डायरेक्शन में कि 18 kg का जो मास है वो इक्विलिब्रियम में रहे। अब इस सिचुएशन को देखिए, एक पुली हमारा P1 है बेटा, एक पुली P2 है। एक सिचुएशंस को आप देखिए, अगर हम कहें कि इस फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग पर कितना बड़ा फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाए कि 18 kg का जो मास होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लोग को यही निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ F सो दैट द 18 kg ऑफ मास विच इज अटैच टू द पुली P2 शुड बी इन इक्विलिब्रियम। यही हम लोगों को क्वेश्चंस में निकालना है। तो हम लोग बेटा यहाँ पर कुछ नहीं कर देंगे, यहाँ पर सिंपली हम लोग टेंशन का फोर्सेस दिखला देते हैं कि हम लोग यहाँ पर टेंशन्स की फोर्सेस दिखला रहे हैं। तो यहाँ पर एक टेंशन T डेवलप हो रहा है, चूँकि एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेंशन T हो जाएगा, और यहाँ पर भी टेंशन T डेवलप कर जाएगा, और यहाँ पर भी टेंशन T डेवलप कर जाएगा। चूँकि एक देखो एक सिंगल स्ट्रिंग है बेटा, ये देखो ये सिंगल स्ट्रिंग है। तो हमने बताया था कि सिंगल स्ट्रिंग में क्या होता है, ये देखो सिंगल स्ट्रिंग है, तो सिंगल स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन्स क्या होता है, सेम होता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट पर। हाँ, और टेंशन फोर्सेस क्या बताया कि टेंशन फोर्सेस ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। टेंशन जो होता है ऑलवेज क्या होता है, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये मैंने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने यही बात कही थी कि अगर टेंशन फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दीज आर द फंडामेंटल फोर्सेस। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे, फोर्सेस को दिखलाने में नहीं एक्सपर्ट होंगे, तब तक आपसे प्रॉब्लम नहीं बन पाएगा। इसीलिए अगर कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके वहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाने का जो मैंने मेथड्स बताया है उसको आप अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, ये देखिए आप देख सकते हैं कि एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर टेंशन T डेवलप होगा, यहाँ पर भी टेंशन T डेवलप होगा, यहाँ पर भी टेंशन। और टेंशन हमेशा क्या होता है, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है ये टेंशन, और यहाँ पर भी टेंशन T डेवलप कर जाएगा, यहाँ पर भी टेंशन T डेवलप कर जाएगा, क्योंकि ऑल आर द सिंगल स्ट्रिंग। अब यहाँ पर टेंशन T है। अगर हम लोग अगर इस पुली के लिए अगर आप देखो बेटा, इस पुली के लिए देखो, अगर हम इस पुली के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं। इस पुली के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, देख सकते हो कि ये पुली P2 के लिए अगर आप लिखना चाहो
तो P2 के लिए आप देख सकते हो कि एक टेंशन तो T है, एक टेंशन यहाँ पर T है और एक टेंशन से यहाँ पर T है, और यहाँ पर जो है एक रोप है जो डायरेक्ट अटैच है पुली से। तो अगर यहाँ पर कहें कि मैं टेंशंस कहें कि T डैश डेवलप हो रहा है, यहाँ पर बेटा मैं कहता हूँ कि टेंशंस T डैश डेवलप हो रहा है, तो अब चूंकि अब यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या लिख सकते हैं, टोटल फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो टोटल फोर्स T कितना हो जाएगा 3T। टोटल फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में देखें तो बेटा कितना लिख सकते हैं T। तो 3T अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और T डैश डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3T माइनस T डैश और इक्वल टू, चूंकि मास ऑफ द पुली, इसका मास ऑफ द पुली क्या है 0, मास ऑफ द पुली P2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली P2। तो हम लोग ये कर सकते हैं, चूंकि एक्सेलरेशन ऑफ द पुली P2 क्या है, दिस इज आल्सो 0 है, मास ऑफ द पुली P2। ये चूंकि हम लोग क्या बताए कि ये पुली हमारा आइडियल है, तो ये टर्म 0 हो जाता है। तब हम लोग बेटा यहाँ से लिख सकते हैं कि T डैश बराबर 3T लिख सकते हैं, T डैश बराबर 3T लिख सकते हैं, 3 डैश बराबर 3T लिख सकते हैं। तो 3 डैश जो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है बेटा, यहाँ पर T डैश बराबर 3T लग रहा है इस स्प्रिंग में। अगर अब हम लोग 18 kg के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें, 18 kg के लिए अगर आप हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहें, तो आप देख सकते हो कि बेटा 18 kg के लिए अगर हम लोग बनाएं कि ये 18 kg है, तो यहाँ पर कितना लग जाएगा 18G mg, और इधर कितना लग जाएगा, इधर बेटा T डैश, और T डैश का वैल्यू कितना है 3T। तो यहाँ से बेटा देख सकते हो कि 3T बराबर कितना लिख सकते हैं, 3T बराबर 18, और G का वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं तो T की वैल्यू कितना आ जाती है 3, और यहाँ से 6 चला जाएगा तो T की वैल्यू हो जाती है 60 न्यूटन। तो टेंशन हमारा 60 न्यूटन निकल गया। टेंशन की वैल्यू कितनी निकल गई 60 न्यूटन निकल गए। तो अब कितना बड़ा फोर्स, अब यहाँ पर अगर किसी भी पॉइंट अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखो तो कोई आदमी अगर यहाँ से इस पॉइंट पर देखो तो यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स F लग रहा है और अपवर्ड फोर्स T लग रहा था। अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग कहें A, अगर A पॉइंट के लिए लिखना चाहते हैं तो A पॉइंट के लिए बेटा क्या लिख सकते हैं, तो A पॉइंट के लिए आप आसानी से लिख सकते हो। देखो अब चूंकि फोर्स ही तो निकालना है, इस पॉइंट पर कितना बड़ा फोर्स लग रहा है, तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग F लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में T लग रहा है, तो F बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं T टोटल फोर्स। तो और T की वैल्यू कितना आ गया 60 न्यूटन आ गया, 60 न्यूटन, दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर हम लोग इसी प्रॉब्लम में कहें बेटा कि हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली ऑन द क्लैंप, अब ये जो पुली जो है, ये जो स्टेप पुली है, वो क्लैंप पर कितना बड़ा फोर्स लगा रही है, हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। अब हम लोग को निकालना हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। तो जो रिएक्शन का फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा क्लैंप, अगर इसको कहें हम लोग अगर हम लोग इसको कहें R, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टेप पुली ऑन द क्लैंप। R क्या है बेटा, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली, स्टेप पुली ऑन द क्लैंप। तो क्लैंप पर कितना बड़ा फोर्स लगाएगा, तो R लगाएगा। अगर R के लिए फोर्सेस देखना चाहते हैं बेटा, तो पुली के लिए देख सकते हो कि अगर यहाँ पर, अगर इस पुली को देखो तो यहाँ पर कितना बड़ा फोर्सेस लग रहा है। अगर इस पुली को देखो तो एक फोर्स तो यहाँ पर T लग रहा है बेटा, एक फोर्स यहाँ पर T लग रहा है, 2T हो गया, एक फोर्स यहाँ पर T लग रहा है, देख सकते हो, एक फोर्स T यहाँ पर इस डायरेक्शन में अवे, एक फोर्स यहाँ पर T इस डायरेक्शन में अवे, एक फोर्स T यहाँ पर इस डायरेक्शन में अवे, और एक फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में अवे 3T, और यहाँ पर एक फोर्स डायरेक्शन में T लग रहा है। और टोटल फोर्स जो रिएक्शन का फोर्स लग रहा है बाय द पुली ऑन द रिजिड सपोर्ट वो R लग रहा है। तो R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, R बराबर लिख सकते हैं 4T, R बराबर 4T। तो यहाँ से हम लोग रिएक्शन जो है बाय द पुली लिख सकते हैं 4, और T की वैल्यू 60 न्यूटन है, 4 × 60, और यहाँ से कह सकते हैं कि R का वैल्यू कितना हो जाएगा 240 न्यूटन, 240 न्यूटन का फोर्स लगेगा बाय द स्टेप पुली। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टेप पुली ऑन द फिक्स सपोर्ट पर या क्लैंप पर इतना ही 240 न्यूटन का फोर्स लगेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर अब हम लोग आ रहे हैं।
तो बेटा यहाँ पर मैं दूसरा प्रॉब्लम एक लेने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि बेटा एक फिक्स सपोर्ट है, दिस इज़ आवर फिक्स सपोर्ट, ये हमारा एक फिक्स सपोर्ट है और यहाँ से एक पुली अटैच्ड है, एक पुली अटैच है, मासलेस और आइडियल पुली कर सकते हैं, मासलेस और आइडियल पुली यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है सो एक और मासलेस पुली अटैच्ड है और ये जो है इस सेंटर से यहाँ से बेटा कहें कि हाँ इसको यहाँ से दिखला सकते हैं, थोड़ा और बड़ा दिखा देते हैं इसको, ये थोड़ा बड़ा दिखा दें तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में यहाँ लग रहा है और यहाँ से ये जो है एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है जिसका वेट अगर हम लोग कहें कि ये 50 kg है, जिसका वेट हम लोग कहें कि 50 kg ये वेट से जुड़ा हुआ और एक मासलेस स्ट्रिंग यहाँ पर है और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, आदमी खड़ा अब इस रोप पर वो कुछ फोर्स लगा के इस रोप को खींच रहा है सो दैट द इंटायर सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड by the man on the rope so that the entire system should be in equilibrium। और mass of the man हम लोग कह रहे हैं, mass of the man हम लोग कह रहे हैं कि ये 40 kg है, mass of the man हम लोग कितना कह रहे हैं 40 kg है बेटा। तो अब ये मैन जो है कितना बड़ा फोर्स लगाएगा, ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तभी तो ये पूरे की पूरी सिस्टम क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, तभी तो ये पूरे का पूरा सिस्टम हमारा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरे सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो अगर हम लोग पूरे को एक सिस्टम मान लें, पूरे को एक क्या मान लेते हैं, एक सिस्टम मान लें, तो सिस्टम मान लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल फोर्स, एक तो टेंशन का फोर्स बेटा यहाँ लगेगा टी, एक टेंशन का फोर्स यहाँ लगेगा टी, एक टेंशन का फोर्स यहाँ लगेगा। अब चूंकि इंटरनल फोर्सेस हो जाता है और यहाँ पर चूंकि नॉर्मल रिएक्शन हो यहाँ पर लगेगा, दैट इज आल्सो इंटरनल फोर्सेस। तो हम लोग इंटरनल फोर्सेस को काउंट ना करके यहाँ पर मैं पूरे सिस्टम के लिए अगर हम लोग फ्री बॉडी निगाम बनाया जाए, अगर बेटा कहें कि एक पूरे सिस्टम का पॉइंट को हम लोग दिखा रहे हैं तो पूरे सिस्टम पर अगर हम लोग जो एक फोर्स दिखा रहे हैं तो 1 T 2 T 3 T 3T बेटा इधर लग रहा है और यहाँ पर 40 kg मास ऑफ द मैन प्लस मास ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो 40 और 50 कितना कर सकते हैं, 40 और प्लस 50 और ये मास हो गया और इंटू जी कर सकते हैं, इंटू जी कर सकते हैं बेटा। ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, इसका FBD हो गया बेटा, FBD हो गया। ये पूरे सिस्टम के लिए लिखा, फॉर सिस्टम लिखा बेटा, फॉर सिस्टम, FBD फॉर सिस्टम लिख दिया। इस पॉइंट को मैंने सिस्टम के रूप में दिखा दिया तो पूरे सिस्टम पर 3T फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है, 40 प्लस 40 यहाँ पर मास ऑफ द मैन हो गया और 50 इसका प्लेटफॉर्म का वेट मास हो गया, इंटू जी वेट हम लोग को क्या हो जाता है, मास इंटू ग्रेविटी के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3T इक्वल टू, अगर टोटल फोर्स अगर वाई डायरेक्शन को इस डायरेक्शन को मान लें और एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में मान लें तो यहाँ से सिग्मा FY क्या होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, क्योंकि टोटल फोर्स वाई ही डायरेक्शन में लग रहा है तो नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 3T माइनस 40 प्लस 50 यानी माइनस 90G इक्वल टू 0 और यहाँ से बेटा लिख सकते हैं 3T बराबर 90 इंटू जी का वैल्यू अगर 10 रख दें तो 900 हो जाता है। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 300, टी की वैल्यू यहाँ से 3 से कट जाएगी तो टी की वैल्यू हो जाएगी 300 न्यूटन। आंसर। तो बहुत ही आसानी से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया बेटा। तो आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, वंस योर कॉन्सेप्ट इज बिल्डअप यू विल बी इन पोजिशन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो बेटा ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी ढंग से समझ पाएंगे। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि कैसे प्रॉब्लम्स को बनाया जाए, कैसे फोर्सेस को दिखाया जाए, कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाया जाए, वेट को दिखाया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट को दिखाया जाए, टेंशन को कैसे दिखाया जाए, नॉर्मल फोर्सेस को कैसे दिखाया जाए बेटा। चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बेटा आ रहे हैं हम लोग। अब अगर एक पेंडुलम यहाँ पर दिखाएं हम और कहें कि बेटा हम लोग यहाँ पर एक पेंडुलम दिखा रहे हैं, सपोज वी आर शोइंग ए पेंडुलम, हम लोग यहाँ पर एक पेंडुलम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो एक पेंडुलम बेटा दिखा रहे हैं यहाँ पर, अब देख सकते हो कि यहाँ पर एक पेंडुलम हम लोग दिखा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर
एक पेंडुलम हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं, एक पेंडुलम जो वर्टिकल से 30 डिग्री का, और इसका मास हम लोग कहें m है, मास m है और वर्टिकल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मास हम लोग बेटा कहें m है और इस पर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F लग रहा है। तो हम लोग निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ F, फाइंड द वैल्यू ऑफ F सो दैट द आवर पेंडुलम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। हम लोग को क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ F सो दैट आवर पेंडुलम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। हम लोग निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ F, फाइंड द वैल्यू ऑफ F so that our pendulum should be in equilibrium, should be in equilibrium, beryllium, ये हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। F का कितना वैल्यू निकाला जाए कि ये हमारा जो पेंडुलम है वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग लामीज थ्योरम का यूज कर लेते हैं। लामीज थ्योरम का यूज करेंगे चूंकि यहाँ पर दिखा सकते हैं कि F का वैल्यू पर अगर हम लोग इस पॉइंट को दिखाया जाए, बॉब को अगर हम लोग FBD बनाते हैं, अगर बेटा बॉब देखो यहाँ पर, बॉब यहाँ पर, तो F यहाँ पर फोर्स लग रहा है, F इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका ग्रेविटी इस डायरेक्शन में mg लग रहा है, टेंशन का फोर्स बेटा यहाँ, क्योंकि बॉब के वेट के कारण एक टेंशन फोर्स लगेगा तो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है। आसानी से मैंने टेंशन का फोर्स दिखा दिया बेटा। अब ये 30 डिग्री है तो ये भी बेटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 और ये हो जाएगा 90, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री बेटा हो जाएगा। 120, ये 90 डिग्री हो जा रहा है बेटा, और ये कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। देख सकते हो 150 डिग्री हो जाएगा। अब लामीज थ्योरम से हम लोग क्या है, बहुत ही आसानी ढंग से निकाल सकते हैं। लामीज थ्योरम का यूज कर देते हैं बेटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? T, हम लोग लिखेंगे यहाँ से T डिवाइडेड T के अपोजिट साइन 90 इक्वल टू F के अपोजिट साइन 150 बेटा, और mg के अपोजिट क्या लिखें? साइन 120 डिग्री। बस इतना सा ही तो करना है बेटा। उसके बाद हम लोग को F की वैल्यू निकाल लेनी है। तो F हम लोग को इस और इसको अगर हम लोग इक्वेट कर दें तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ F। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं F इक्वल टू mg इंटू साइन 150 डिग्री डिवाइडेड साइन 120 डिग्री। ये हो गया, आपका वैल्यू हो गया बेटा। अब साइन 150 डिग्री का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। साइन 150 का वैल्यू मैंने पहले भी निकाला है। तो साइन 150 को कितना लिख सकते हो? साइन 90 प्लस 60, और 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा बेटा? कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाता है हमारा? कॉस 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो साइन 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और उसी तरह साइन 120 का वैल्यू हम लोग कितना निकाल सकते हैं? तो साइन 120 देख सकते हो, साइन 120 लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। तो √3/2 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है बेटा, बहुत ही आसानी ढंग से हम लोग यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पर F का वैल्यू बेटा डाल देंगे तो F का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। F इक्वल टू F और mg का वैल्यू डाल दिया, mg, और साइन 150 का वैल्यू बेटा देख सकते हो, साइन 150 90 प्लस 60 तो 1/2 हो जाता है, तो mg/2 लिख देंगे। और cos 30 डिग्री हो जाता है, साइन 120 डिग्री बराबर हो जाता है √3/2, तो ये लिख सकते हैं इंटू √3, ये √3 हो जाएगा बेटा, ये √3, और ये ऊपर 2 चला जाएगा तो 2 कट गया, तो F बराबर कितना हो जाएगा बेटा? mg/√3 हो जाएगा, mg/√3 हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है बेटा, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो बहुत आसानी ढंग से हम लोगों ने निकाल लिया बेटा।
एट लास्टली बेटा हम लोग जो है सो कुछ कॉन्सेप्ट्स और कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। अगर एक प्रॉब्लम जो लास्ट लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था, एक कार्ट पर अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है जो एक स्ट्रिंग से अटैच था, और वहाँ पर इस तरह का बेटा, यहाँ पर प्रॉब्लम को मैं दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर बेटा ये सिचुएशन मैंने दिखाया था कि अगर एक कार्ट है और ये एक स्मूथ सरफेस पर फ्री टू मूव है, और यहाँ पर कह रहे थे कि एक वॉल के थ्रू एक यहाँ पर एक ब्लॉक था जो एक स्ट्रिंग से अटैच था, और ये एंगल चूँकि 30 डिग्री है बेटा, तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा हम दिखा रहे थे कि यहाँ पर कितना बड़ा फोर्स लगे, हाउ मच फोर्स, कितना बड़ा फोर्स लगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों को क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो मैंने इस तरह के प्रॉब्लम के लिए क्या किया था बेटा, तो पहले हमने क्या लिखा था, पहले हमने इसको इक्विलिब्रियम किया, इस ब्लॉक को, ये बेटा ब्लॉक है, दिस इज आवर ब्लॉक, तो ये हमारा ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, और ये हमारा कार्ट हो गया बेटा, ये कार्ट है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कार्ट। तो फॉर ब्लॉक अगर हम लोग लिखे तो ब्लॉक के लिए तो आसानी से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख दिया था। तो अगर ब्लॉक की बात करें बेटा, फॉर ब्लॉक की अगर बात करें, फॉर ब्लॉक, अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक पर हम लोग देख सकते हो कि ब्लॉक पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैंने इंक्लाइन को दिखा दिया, कार्ट के इंक्लाइन को दिखा दिया, और ये चूँकि 30 डिग्री है, और यहाँ पर मैंने ये ब्लॉक को दिखा दिया। अब ब्लॉक पर यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लग रहा है T, और इसका जो है एक इधर फोर्स लगेगा ग्रेविटी mg, और बेटा इधर कितना लगेगा mg, और चूंकि ये थीटा है, ये एंगल थीटा डिग्री है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, यानी ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, mg cos 30 डिग्री हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा mg sin 30 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। और यहाँ से मैंने इक्वेट कर दिया था ब्लॉक के लिए, फॉर ब्लॉक अगर लिखना है तो ब्लॉक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, T बराबर, अगर हम लोग टोटल अगर इस डायरेक्शन को अगर x एक्सिस मान लें, और इस डायरेक्शन को अगर हम लोग y एक्सिस मान लें, इस डायरेक्शन को x एक्सिस और इस डायरेक्शन अप अलोंग द इंक्लाइन प्लेन को x एक्सिस, और उस पर परपेंडिकुलर को अगर हम लोग y एक्सिस मान लें बेटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं T माइनस mg साइन थीटा, इसके अपोजिट है, तो यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, और यहाँ से लिख सकते हैं T माइनस mg साइन 30 का 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0, और यहाँ से T बराबर लिख सकते हैं mg/2। तो एक तो बेटा ये निकाल लिए थे T बराबर mg/2। और जब दूसरे प्रॉब्लम की बात करें तो चूंकि ये कार्ट के साथ ये ब्लॉक एक क्या है, कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगेगा। चूंकि कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में बताया था मैंने कि जब भी दो ब्लॉक अगर एक दूसरे के साथ, या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो वहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्सेस लगता है, एंड द फोर्सेस विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है। तो टोटल फोर्स अगर हम लोग y डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं बेटा, टोटल फोर्स अगर y डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं तो सिग्मा एफ वाई दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर x एक्सिस में नेट फोर्स 0 है तो y एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो n माइनस क्या लिख सकते हैं, n माइनस mg cos 30 डिग्री लिख सकते हैं बेटा, और यहाँ से n बराबर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो n बराबर क्या लिख सकते हो, mg cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो n की वैल्यू ये आ जाती है, n की वैल्यू हमारा ये आ जाता है। अब कार्ट की बात करते हैं। मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पर बेटा कार्ट, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि कार्ट में सर प्रॉब्लम हो रहा है, कि कार्ट में जो हम लोग कंपोनेंट लिखते हैं तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है कि कार्ट की अब बात कर। तो बेटा मैं फिर से इसलिए इस प्रॉब्लम को ले रहा हूँ और आप लोगों के सामने अगेन डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेटा कार्ट के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। कार्ट के लिए आप डायग्राम बना दो। कार्ट मैंने बना दिया, देख सकते हो कि कार्ट बना दिया बेटा, एंगल दिखा दिया 30 डिग्री। अब कार्ट पर देखो, अब मैंने क्या कहा था कि न्यूटन थर्ड लॉ से अगर कार्ट अगर कार्ट जो है अगर ब्लॉक पर एक नॉर्मल लगाता है, तो कार्ट अगर एक नॉर्मल लगाता है तो ब्लॉक भी तो कार्ट पर एक नॉर्मल का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में।
काट भी तो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बाय द न्यूटन थर्ड लॉ, तो ये एन लग जाता है बेटा, ये एन लग जाता है। अब इसी फोर्स को अगर आप आगे बढ़ा दो, इसी फोर्स को अगर इस डायरेक्शन में अगर आप आगे बढ़ा दो बेटा, तो आप देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में हमने इसको आगे बढ़ा दिया, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया। ये नॉर्मल का तो ये डायरेक्शन है। अब नॉर्मल का ये डायरेक्शन है बेटा। अब ये एंगल की अगर तुम बात करो, यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ये एंगल हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखो कि ये एंगल अगर हम लोग बात करें, ये क्योंकि ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। देखो ये थीटा है तो दिस एंगल भी आल्सो शुड बी थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा बेटा, ये थीटा हो जाएगा। तो एन का जो इधर कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग कंपोनेंट की बात करें, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा एन का, तो एन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा बेटा, देखो एन कॉस थीटा, तो यहाँ से लिख सकते हैं एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा लग जाएगा। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो हो जाएगा एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में अगर बात करते हैं, तो इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि कितना लग जाएगा। और इस डायरेक्शन में देखो बेटा, इस डायरेक्शन में देखो कितना लग जाएगा। तो चूंकि ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा बेटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हम लोग क्या लिखेंगे, एन कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ से लिख सकते हैं एन कॉस 90 माइनस थीटा, और एन कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा लिख सकते हैं। बस इतना सा ही तो करना था बेटा। और एन साइन थीटा, और कार्ड पर जो फोर्स आप देख रहे हो बेटा कि कार्ड पर जो फोर्स इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो एफ यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर हम लोग दिखला दे रहे हैं कि यहाँ पर जो एफ हमारा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। तो टोटल फोर्स अगर हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहें तो एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एन साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है। एन साइन थीटा देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एफ इधर और एन साइन थीटा इधर लग रहा है। तो टोटल फोर्स अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एन साइन थीटा इक्वल टू एफ, एन साइन थीटा इक्वल टू एफ बेटा, एन साइन थीटा इक्वल टू एफ लिख सकते हैं। और एन की वैल्यू हम लोग यहाँ से डाल दो, एन का वैल्यू यहाँ निकाले हैं ना, एन की वैल्यू यहाँ डाल दो, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। तो वी कैन सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। इस तरह से ही कंपोनेंट निकालने में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था, और उन्होंने कमेंट किया था कि सर यहाँ पर कंपोनेंट निकालने में मैंने इस प्रॉब्लम को लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इस लेक्चर में मैंने इसलिए इसको इंक्लूड कर रहा हूँ कि कंपोनेंट आप लोग सीखो कि कैसे कंपोनेंट हम लोग दिखा सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं फोर्सेस को इन द एक्स वाई प्लेन में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको देखना है और सीखना है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप डाल दो, तो n की वैल्यू डाल सकते हो आप कितना, mg, और ये हो जाएगा √3/2, mg √3/2, और साइन का कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा f। तो f की वैल्यू आप सिंपली निकल गई mg √3/4। तो f का वैल्यू क्या निकल गया, f का वैल्यू आपका निकल गया बेटा, f की जो वैल्यू आ गई आपको कितना आ गई, तो f का वैल्यू बेटा आ गया आपके पास, देख सकते हो कि f की जो वैल्यू आ गई आपके पास, f इक्वल टू mg √3/4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, mg √3/4। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था बेटा, आपको समझना था। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आई होप सो कि आपने समझा होगा और क्लास को एंजॉय किया होगा। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में चर्चा करेंगे। इतना तक प्रॉब्लम को डिस्कस करना कंपलसरी था, और कि सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, और आपको आने वाले जो कमिंग एग्जामिनेशन है नीट 2024 और IIT JEE मेंस 24 और एडवांस 24, उसमें कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो पाए। और मैं एडवाइस करूंगा कि अगर जो फोर्सेस को दिखलाना है जहां पर उसको प्रॉपर ढंग से आप दिखाएं, और उसके लिए हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके वहां पर फोर्सेस के डायरेक्शंस को दिखाने का वे आप सीख सकते हैं। जितने स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे, और स्टेप बाय स्टेप जो है सो आपकी नॉलेज जो है इन्हांस होगी, एंड यू विल गेट more confident
टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, एंड आई होप सो कि आपने इसको एंजॉय किया होगा क्लास। तो ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय।